नमस्ते। सॉलिड फैक्ट विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर बड़ी खबर जो है वो ये है कि लद्दाख को लेकर के जो मांग चल रही थी, सोनम वांगचुक का जो प्रदर्शन चल रहा था, अब वो हिंसात्मक हो गया है। वहां पर लगातार हिंसा की खबर आ रही है और इतना ही नहीं है, अब सरकार के एंड से भी कई सारी बातें सामने आ रही हैं, चाहे वो सोनम वांगचुक के पाकिस्तान जाने की बात रही हो, एक कनेक्शन वहां से निकाला जा रहा है, फंडिंग को लेकर के बहुत सारी उनको जो है लगा, उनके रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। तो वहां कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो लद्दाख में क्या चल रहा है, उसकी क्या बड़ी वजहें हैं, हम उसकी तरफ चलेंगे। सवाल हमारा वो रहेगा। उसके पहले जरा हम सोनम वांगचुक की एक बहुत छोटी सी बात है, उसको दर्शकों को सुनवा देना चाहते हैं। जरा सुनवाइए। जमीनें खो रहे हैं और दूसरी तरफ आलम यह है कि उसके ऊपर बहुत से नेता और उनके जो ट्रोल चट्टे बट्टे हैं, जो कि इन कमेंट्स में भी होंगे और कुछ वीडियोस में भी आपने देखा है, वो कहते हैं कि हम देशद्रोही हैं। आप ही बताइए, वो देशद्रोही हैं जिन्होंने देश की जमीन चीन को सौंप दी, या वो जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारी जमीन चीन को जा रही है, इसे रोका जाए? तो ये फैसला आप भी सर, सोनम वांगचुक की ये बात थी। वो ये कह रहे हैं कि उनको देशद्रोही कहा जा रहा है। निश्चित तौर पे इस चीज का माहौल पूरी तरीके से बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर के वहां चल क्या रहा है, क्योंकि अब तो शायद खबर ये है कि बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, एक सीमावर्ती क्षेत्र चाइना से बिल्कुल सटा हुआ एरिया और उसके अंदर 36 साल के बाद इस तरह की हिंसा वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मैं इसको कहूंगा। और इस सिचुएशन को नहीं होना चाहिए था और इसके लिए भारत सरकार को भी मदद करनी चाहिए थी, अपनी तरफ से पहल की। आपको पता है 6 अक्टूबर को बातचीत रखी हुई थी, लेकिन आप देख रहे हैं 2019 से जब से कश्मीर वाला 317 हटाने का मामला हुआ, तब से लेकर के रह रहे सोनम वांगचुक, कभी आमरण अनशन, कभी दिल्ली कूच, कभी क्या, लगातार तमाम बार कोशिश उन्होंने की अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की। और सरकार ने भी बहुत सारी बार इन चीजों को भरोसा भी दिलाया कि ये हम करेंगे। एक थोड़ा सा दर्शकों के लिए ब्रीफ में, कल जो कुछ हुआ है, 36 साल बाद ये घटना हुई है। और था क्या बेसिकली कि 23 सितंबर की शाम को, परसों यानी कि ऑल ऑफ ए सडन ये हुआ कि सोनम वांगचुक, आपको पता है 10 सितंबर से लगातार अनशन पर बैठे हुए थे वह अपनी मांगों को लेकर के। मांगे क्या है उन पर भी आएगी। तो वो जो मांगे बैठे हुए थे, तो 23 सितंबर को ये हुआ कि सरकार के खिलाफ बंद का आयोजन करें, क्योंकि वो सुन नहीं रही सरकार। और वो सारा जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए मोबिलाइजेशन हुआ और हुआ, और कल वो सारे प्रदर्शन करने चल पड़े। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की और वहीं पर वो झड़प हुई और उसके बाद भाजपा कार्यालय को जलाने से लेकर के हिंसा हुई, जिसमें 4 लोग मारे गए, 80 के आसपास लोग घायल हैं। और पार्लियामेंट्री जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनके भी लोगों को चोट लगी है, पुलिस वालों को भी चोट लगी है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है। बेसिकली क्या हुआ है राम प्रकाश जी, कि ये जो सारा मामला था, ये 2019 को जब आपने देखा, जब 370 हटाई और उसके बाद जिस तरीके से अपना यूनियन टेरिटरी बनाया गया अपना लेह को और उसके अंदर कारगिल को डाल करके, ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग शांतिपूर्ण ढंग से लगातार मांग सरकार से कर रहे हैं कि साहब हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए, अनुसूची 6 में हमें शामिल कर लीजिए, और हमारा जो भी जो है चाइना का जो कब्जे की जिस तरीके की बातें आती हैं, उसके खिलाफ निरंतर बयान करते रहते हैं और रोजगार मांगते हैं बेसिकली। अब अगर इन मांगों को लेकर के अब रात को सरकार ने क्या किया, जो कल हिंसा हुई सारी चीज हुई, और वो सारी की सारी चीजें इंडिकेट अब सोनम वांगचुक पे जाके टिका दी गई। ये हमारे एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, माफ कीजिएगा, कि जब भी कोई चीज आपको समझ में ना आए तो फिर आप सामने वाले के ऊपर टिका दीजिए। पहली बात तो ये कि जो ये मांग करने वाली जो बातें हैं, 3 मांगे, इनमें से कौन सी ऐसी मांग है कि जो गलत है? कौन सी इसमें देशद्रोह वाली बात? क्या आप अपने लिए रोजगार मांग रहे हैं, इसमें कोई विदेशी साजिश है क्या? और पूर्ण राज्य की मांग करना, इसमें क्या गलत है अगर आप इसको वैसे सोचे तो? 6 साल से जब लगातार लोग मांग कर रहे हैं, तो क्या भारत सरकार को इस पे सोचना नहीं चाहिए? आपको याद होगा पार्लियामेंट पे भी इस पे रह करके चर्चा हुई। जो महुआ मोइत्रा है, जिस तरीके से उन्होंने संसद में ध्यान आकर्षित किया। The Ladakis are still waiting. They have not got back their statehood. You have not given them a legislature. You have not included them in the 6th schedule. You have not given their demand of 2 separate seats of Leh and Kargil. As a result, in the current Lok Sabha, the Ladakis have relegated you to 3rd position in the Lok Sabha. You lost. कि साहब इन चीजों के ऊपर आप ध्यान दीजिए। और राम प्रकाश जी, एक चीज और देखनी पड़ेगी आपको, जितने भी हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उनको लेकर के जो रूलिंग पार्टी और रूलिंग इकोसिस्टम है, उनकी एक खास तरीके की सोच रहती है।
मणिपुर को लेकर के आपने देखा, जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो पंजाब के बारे में जिस तरह के आपत्तिजनक शब्द यूज किए गए, मैं और आप तो उसको प्रयोग भी नहीं करते, और इसी तरीके से वही स्थिति अब लद्दाख में उस तरफ जा रही है। तो आप जाना कहाँ चाहते हैं यही समझ में नहीं आ रहा। आमतौर पर हमारे जो सबसे बड़े शत्रु राष्ट्र कौन है? दो ही तो देश है हमारे, एक चाइना, एक पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ सटे पंजाब के बारे में आपकी क्या राय है? चाइना के साथ सटे लद्दाख के बारे में जिस तरह की रात से टिप्पणी बाजी चल रही है जो है, उसके बाद मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट को लेकर के जिस तरह के हालात है, तो बेसिकली रूलिंग पार्टी को यह समझना पड़ेगा कि सदा से नीति क्या रही है कि जो बॉर्डरिंग एरियाज होते हैं राम प्रकाश जी, उनकी खुशहाली का वहां पर लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, इसके लिए सरकार आउट ऑफ वे जाके एफर्ट करती है ताकि जो विदेशी ताकतें हैं, जो शत्रु राष्ट्र हैं, वो कहीं आकर के सिचुएशन को खराब ना कर दे, उसका लाभ ना उठाने की कोशिश करे। बॉर्डर एरियाज के अंदर कभी भी असंतोष अच्छा नहीं होता, यह आपने हमेशा से देखा है। उनकी मांग कई बार ओवर दी बोर्ड जाके भी आप मान लेते हैं अगर जायज मांग है तो पहली बात तो है कि जो ये लोग मांग कर रहे हैं सोनम वांगचुक को, जो सारे के सारे, इसमें गलत क्या है? और गलत नहीं है तो आप उसको देर क्यों कर रहे हैं? दोनों ही सवाल है। तो बेसिकली आपको ये देखना पड़ेगा कि सरकार की पूरी जो विचारधारा है, इसको आपको ये देखना पड़ेगा कि बॉर्डरिंग एरियाज को लेके हमारा है क्या। आप देखिए भाजपा शासित मणिपुर, उसके बाद पहलगाम के अंदर जो कुछ हुआ, अब लद्दाख, ये बेसिकली मोदी शासन जो है, उसमें आरएसएस की विचारधारा लगा ले चाहे आप कुछ लगा ले, उसमें सीमा की सुरक्षा हो और भारतीय विविधता को संभालने की जो समझ होनी चाहिए या उचित दृष्टिकोण होना चाहिए, क्या आपको दिखाई देता है? और खासतौर पर प्रकाश जी, ये सांस्कृतिक और धार्मिक अल्पसंख्यकों से निपटने की भी बात है। ये जो बेसिकली लोग हैं लद्दाख में, लद्दाख की एक अलग किस्म की वो है, एक तासीर अलग है, वो कश्मीर से भी उस तरीके की नहीं है, उनकी लद्दाखी जिसको आप अलग से बोलते हैं। ऐसे ही मणिपुर के अंदर तो आप आग से क्यों खेल रहे हैं? सवाल तो ये है ना। 865 दिन के बाद प्रधानमंत्री जी जाके झांकते हैं मणिपुर के अंदर, चर्चा भी खुद अपने दर पे उस पर नहीं करते, विपक्ष को अपने अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है, तब जाकर के सरकार उस पर चर्चा करने को तैयार होती है। तो ये एक विचारधारा हो सकती है, आपकी विचारधारा आपको मुबारक, मेरी विचारधारा मुझे मुबारक, लेकिन कोई भी संकुचित सोच वो देश की संप्रभुता से बड़ी कैसे हो सकती है? आप रखिए अपनी विचारधारा, आपको मुबारक, कहां समस्या है उसके अंदर, लेकिन इस तरह के जो सीन है वो तो कम से कम मत होने दीजिए ना। लद्दाख तो इतने विपरीत परिस्थितियों में भी सदा भारत के साथ रहा है, कभी उनकी जो राष्ट्रवाद है वो तो बियॉन्ड डाउट रहा है सदा से। जिस तरीके से शांतिपूर्ण हालात के अंदर वहां पर लद्दाख से लेकर के लेह से चल के दिल्ली तक यही सोनम मांग चुकाए थे, तो अब वो एकाएक रात को वो पाकिस्तान तो फरवरी में गए थे, अगर कोई जांच थी तो तभी कर लेनी चाहिए थे आपको, या आप पहले इंतजार करते हैं कि आप मतलब जिस दिन मैं आपके खिलाफ कोई काम करूं उस दिन आप मेरे खिलाफ सारे काम करें, और ये आग से खेलना होता है। इस तरह की परिस्थिति से सदा बचना चाहिए। बॉर्डरिंग एरियाज के अंदर जो भी स्थितियां हैं उनको तत्काल काबू पाने के लिए ओवरबोर्ड जाकर के सरकार को हर संभव कदम आज नहीं बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, और अब भी देर नहीं हुई। मेरा तो केवल इतना मानना है। बहुत ही अप्रत्याशित स्थिति में इसलिए कहूंगा कि 36 साल के बाद 1989 में आखिरी बार हिंसा हुई थी, तो आज ऐसी क्या परिस्थितियां हुई, ये परिस्थितियां क्यों हुई, इनके लिए जिम्मेदार कौन है, और इसको कितनी जल्दी हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप सोनम वांगचुक के खिलाफ पर्चा दर्ज करके सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे, सिचुएशन बिगड़ेगी उससे। केवल सरकार को भी देख लेना चाहिए, उनके पास तो खुफिया एजेंसी है, सारी चीजें, केंद्र शासित प्रदेश ऑलरेडी है, तो वहां आपको और क्या चाहिए। तो ये सारी चीजें बेसिकली ठंडे दिमाग से एक स्ट्रेटेजी के तहत की जानी चाहिए, ना कि रात को कुछ हुआ और सुबह आपने एक पर्टिकुलर वे में रिएक्ट किया। आज की तारीख में तो वहां पे कर्फ्यू है, सारी बात है। हम सबको कोशिश ये करनी चाहिए कि कितना जल्दी शांति बहाल हो, और चीन इस सिचुएशन का लाभ उठाने की सोचे भी नहीं। वो सारे का सारा ओनस केंद्र सरकार पर है और स्थानीय प्रशासन पर है। जितना जल्दी हो सके उनको इस तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, और ये बातचीत से हल होगा। जो आपने वायदे लद्दाख के लोगों से किए उनको पूरा कीजिए, आप कहां समस्या है उसके अंदर, और नहीं करेंगे। वहां पे तो सर एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं, खबर यही है, कोई ऐसा नहीं कि मैं वो बात कर रहा हूँ, पब्लिक डोमेन में खबर है, लगातार मीडिया में दिखाई जा रही है कि एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं, सीबीआई रिकॉर्ड्स खंगाल रही है, उनके विदेशी दौरों की बात, फंडिंग की बात, तो इन सारी चीजों से क्या जल्दी शांति आ जाएगी वहां पर? नहीं, मुझे लगता है साहब ये अनफॉर्चुनेटली इससे सिचुएशन बिगड़ सकती है। ये आपको अगर करना भी था ना, ये एजेंसियां पहले भी यही थी। मैंने जैसा आपको कहा फरवरी के अंदर गए थे, तभी से सारी चीजों पर नजर रख लेते, और उस दौरान बीच में अगर कोई ऐसी बात आई तो आपको जो चाहिए वो कर लेते। लेकिन आज इस तनावपूर्ण स्थिति के अंदर अगर आप इस तरह की चीजें बाहर भी आती हैं, मान लीजिए, वो भी आग में घी का काम करेगा।
आज की तारीख में इससे बचना चाहिए। और ये देखना पड़ेगा आपको कि ये जो सारी स्थितियां हैं ये आज से नहीं, आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही लद्दाख में लगातार विरोध शुरू हो रहा है। 2019 5 अगस्त की आपको बात ध्यान होगी, तो उस समय जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना था, लेह और कारगिल जैसा मैंने कहा अलग केंद्र शासित प्रदेश बने थे। इसके बाद लेह और कारगिल के लोग खुद को लगातार राजनीतिक तौर पर बेदखल सा महसूस कर रहे थे, मुख्य धारा से अलग थलग। और बीते 2 साल में आपने देखा कितनी बार इस तरह के प्रदर्शन हुए, अनशन हुआ, सारी बातें हुई। और बेसिकली कर क्या रहे, वो पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे, संवैधानिक सुरक्षा मांग रहे, अपनी जमीन, अपनी नौकरियां, अलग पहचान, उसको संरक्षित करने की बात कर रहे हैं। तो इसमें कहां परेशानी है? ये तो एक बार बैठ करके खुशी खुशी नहीं किया जाना चाहिए। और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो आप बताएं कि हम इस लॉजिक से नहीं कर रहे। उचित, जैसे आप कहते हैं कई बार, उचित समय आने पर किया जाएगा। वो उचित समय कब आएगा भाई? 6 साल तो हो गए। आप स्थिति को बिगड़ने का इंतजार क्यों करते हैं? स्थिति को बिगड़ने से पहले रोकिए। यही सुशासन होता है। गवर्नेंस क्या चीज है? खुफिया एजेंसी किस काम के लिए होती है? वो आपको अलर्ट्स भेजती है। आप उस सिचुएशन का बेहतरीन आकलन कीजिए और आगे बढ़िए निर्णय की तरफ, या उसको लटकाए रखेंगे? आप कौन से उचित समय का इंतजार कर रहे हैं, बता दें। अब 6 अक्टूबर की बात रखी हुई थी, आप मुझे बताइए, लद्दाख जैसी सेंसिटिव एरियाज के अंदर बिल्कुल बॉर्डर पे बैठा हुआ है, वहां पर चाइना की इंकर्जन आप लगातार सुनते रहते हैं। राहुल गांधी भी वहां जाके गए थे, सारी चीजें दिखाई थी। एक पक्ष वो है। उसके जब 10 सितंबर से आप अमरनेशन पे बैठ रहे हैं और मैं वहां कहूंगा आपको 6 अक्टूबर तक बुलाऊंगा, तो 26 दिन में आपकी स्थिति क्या हो जाएगी? तो यानी कि मैं सिचुएशन को कंट्रोल करने की बजाय, एसुएज करने की बजाय, उसको पहले डेवलप होने दे रहा हूं। और इससे नुकसान किसका होगा? नुकसान तो मेरा ही होगा। तो ये चीज मुझे अभी तक भी समझ में नहीं आई। क्या मणिपुर का उदाहरण मेरे सामने, तमाम चीजें। तो बेसिकली इन चीजों को लेकर के और सेंसिटिव होने की जरूरत है। आपकी एक विचारधारा हो सकती है किसी एरिया के बारे में, वो आपका जो सो कॉल्ड एनजीओ है, जो लोग जिसकी चर्चा लाल किले पे भी आपने सुनी, तमाम जगह बहुत सारी चीजों, मणिपुर में भी जो कुछ हुआ उसको भी बहुत सारे लोग संयोग या प्रयोग कहते हैं। मैं और आप वो लफाजी कभी नहीं करते, फॉर द वेरी सिंपल रीजन के बॉर्डर एरियाज है, सेंसिटिव सारा वो मामला। लेकिन क्या सरकार इन बातों को समझ रही है, उस महत्व को? सरकारी एजेंसियां तो ऐसा नहीं है कि वो फेल करती हैं, वो तो अपने इनपुट्स देती हैं। कहीं ना कहीं हमारे आकलन में ही परेशानी है, या सिचुएशन के एड्रेसल में परेशानी है, या सिचुएशन की गंभीरता को समझने में कोई दिक्कत है। लेकिन अल्टीमेटली तो इस तरह के जो सीन है वो तो हमारी जो शत्रु ताकते हैं। अब लद्दाख में जो कुछ ही हो रहा है ये चाइना के लिए अवसर है नहीं। क्यों हम इस तरह की चीजें डेवलप करते हैं? वो कुछ कर पाए या ना कर पाए, वो सोच तो सकती है ना कि इस तरह की चीज यहाँ पर असंतोष है तो मौके का फायदा उठाया जाए। तो हम ऐसी परिस्थिति आने ही क्यों दें? मणिपुर के अंदर जो कुछ चल रहा है वो अच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री जी आने के बाद, उनके जाने से पहले भी आप देखा आपने, हिंसा हुई, उनके आने के बाद भी हिंसाई घटनाएं हुई। क्या वहां पर बैठ करके दोनों पक्षों से बात नहीं की जा सकती? वो लगातार सदियों से इकट्ठे रहते आए। मेरी एक सोच हो सकती है, वो मुझे मुबारक, लेकिन देश के लिए नुकसानदायक कैसे हो सकती है जब मैं कहता हूं कि मेरे से बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं? ये चीज तो सोचनी ही पड़ेगी ना। और सिचुएशन देखिए, ओवरऑल इंटरनेशनली आप बहुत ही गलत जगह पे खड़े हुए हैं आज, जिस तरीके से आइसोलेशन की स्थिति है। और बॉर्डर पे अगर इस तरह की बातें होगी तो माफ कीजिएगा, ये अच्छा नहीं है। ये लॉन्ग टर्म में हमारी कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमजोरी में मानूंगा इसको। क्योंकि अल्टीमेटली जब कोई चीज अच्छी होती है उसका श्रेय भी तो आपको ही जाता है ना। कोई चीज गड़बड़ होगी तो वो भी कमी, फिर उसको भी जो श्रेय है वो भी किसी न किसी को लेना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड डिस्क्रेडिट, नॉट ए क्रेडिट। तो पूर्ण राज्य के दर्जे की जब हम बात करते हैं, जब जम्मू कश्मीर भी जिस तरीके से भाई एक पूर्ण राज्य को, एक राज्य को जो है उसको बांट करके और एलजी साहब को सौंप दिया गया कि आप चलाइए, 370 से लेकर के क्या क्या उद्देश्यों की पूर्ति कराना था, इस तरीके की जो चीजें देखी गई। सवाल ये उठता है सर कि ये जो अलग अलग क्षेत्रों को, राज्यों को लेकर के और फिर को इनको यूटीज बना दिए गए, ऐसे में ये सारे लोग अलग अलग मांग तो कर रहे हैं लेकिन कोई एक दूसरे के साथ खड़ा हुआ नहीं दिखता है। क्या केंद्र की सरकार जो है, सत्ता में जो दल बैठा है, जो लोग बैठे हैं, उनके लिए ये बड़ी ताकत के तौर पर है कि ये सारे लोग अलग अलग मांग कर रहे हैं, अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं? राम प्रकाश जी, एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। पता नहीं, मुझे चर्चा करनी चाहिए कि नहीं इस मामले पे। आपने आजादी के बाद एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनको तो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता रहा आजादी के बाद। किसी स्टेट से स्टेटहुड छीन करके उसकी यूटी कभी नहीं बनाई गई। ये पहला इतिहास है जब आपने 370 हटाई। तो वो एक पर्टिकुलर, आप कह सकते हैं कि वो उस समय की एक मांग रही हो फॉर द टाइम बिंग, सरकार के दिमाग में कुछ हो, उनकी एक जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी उसका हिस्सा हो। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि कश्मीर को लेकर के जब ये हुआ था तब भी सरकार ने संसद के अंदर, संसद के बाहर ये कहा था कि पूर्ण राज्य का दर्जा हम देंगे। तो
वो राज्य का दर्जा देने में, जब आप खुद ये कहते हैं कि आतंकवाद अब खत्म हो गया है, खात्मे की तरफ है, सारी चीजें हमारे नियंत्रण में है, तो फिर आपको देने में क्या परेशानी? और लद्दाख में तो कोई आतंकवाद भी नहीं। लद्दाखी तो सदा, उनका तो किसी भी रूप में भारत विरोधी रवैया कभी सामने ही नहीं आया। देखिए राम प्रकाश जी, सबसे बड़ी त्रासदी क्या है, आप कहते कुछ है और करते उससे ठीक विपरीत है। जो आप संसद में कहते हैं, जो कश्मीर के अंदर अपने भाषणों में कहते हैं, और जब करने पे आता है फाइल पे, तो आप कुछ नहीं करते हैं। अब इस घटना को देखिए, जो कितनी अनफॉर्चुनेट घटना, मतलब 36 साल बाद अगर लद्दाख जैसे एरिया के अंदर हिंसा हो रही है, तो उसके कुछ न कुछ गंभीर कारण तो होंगे ना, ठोस कारण होंगे, ऐसा तो आप नहीं कह सकते। ये व्यक्ति सोनम वांगचुक 10 सितंबर से अनशन शुरू करते हैं, ठीक। 14 दिन तक आपने पूरे देश के सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं इसकी एक लाइन पढ़ी थी? क्यों? क्योंकि सरकार का इकोसिस्टम जो चाहता है वही खबर आपके चैनल्स में आती है और वही आपके प्रचार पत्रों में आती है, उसके अलावा एक लाइन नहीं छपती कहीं भी। अब आप देखिए 14 दिन से वो व्यक्ति अनशन पे था, कहीं एक लाइन नहीं छपी, और कल हिंसा हो गई तो अब लद्दाख के अलावा कोई खबर नहीं, और उसको भी एक खास रूप में, एक खास पिक्चर की तरह पेंट किया जा रहा है। तो जो व्यक्ति हमारे देश के साथ सदियों से जिनका वो रहा है एफिलिएशन, हम कहीं उनको अपने से दूर तो नहीं कर रहे इस हरकत से। ये जो ट्रॉल सेना है, इसको थोड़ी पता है कुछ ये क्या कर रहे हैं। ये तो इसलिए मैं आपको कहता हूं, ये माफी के पात्र है, ये रहम के पात्र है, ये मुझे और आपको राष्ट्रवाद सिखाते हैं। सबसे बड़े राष्ट्रद्रोही तो ये है कि जो व्यक्ति सदा से हमारा भारत का, आप कारगिल के टाइम ध्यान है आपको, जो घटनाक्रम हुआ था, आपकी सेना को तो पता भी नहीं था, भारत सरकार को तो पता भी नहीं था। अटल जी तो वहां लाहौर में शांति यात्रा कर रहे थे, किन्होंने बताया था कि लद्दाख के गडरिये ही थे जिन्होंने आकर के बताया कि साहब वहां पे इनकर्शन हो गया। आप भूल गए क्या कारगिल के अंदर क्या हुआ था? और आप उन्हीं को आज, उन्हीं का जो नेता है भाई, उसके क्या एंटीसीडेंट्स हैं? वो ये फरवरी की घटना है ना, जब पाकिस्तान गए थे, इफ सो अगर वो गए थे तो। आज जब घटना बिगड़ गई सितंबर में आकर के, अब सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं ये चीज प्लांट की जा रही है कि भाई पाकिस्तान गए थे, उनका क्या कनेक्शन है, फॉरेन फंडिंग, जैसा आपने इंट्रो में जिक्र किया। तो ये चीजें पहले भी कर सकते थे आप। यानी कि आप मेरे प्रिय हैं, आप मेरा भला सोचते हैं, मैं आपको धक्के मार करके अपने से अलग करना चाहता हूं, विदाउट लुकिंग इनटू द सेंसिटिविटीज ऑफ द एरिया, फॉरगेट अबाउट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। यही काम आपने मणिपुर में किया। एक पर्टिकुलर एजेंडे के तहत एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को की टारगेट हो रही थी, इसलिए आपने उस चीज को होने दिया। तो आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी जैसा प्रचारक प्रधानमंत्री, 2 सीटें गंवाना मंजूर रहा उसको मणिपुर के लोकसभा चुनाव में, लेकिन प्रचार के लिए नहीं जा पाए। तो आप इसको हल्की सी बात मानते हैं क्या? और लद्दाख कितना सेंसिटिव है, मणिपुर कितना सेंसिटिव है, आपने किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह की हरकतें देखी कि भाई वो अपनी मांगे लेके तो आए थे, कौन सी हिंसा की थी किसानों ने, उनको क्या क्या कहा गया, खालिस्तानी और पता नहीं क्या क्या। तो ये जो माइंड सेट है ना, ये भयावह है, ये खतरनाक है। और आपने देखा होगा सर, केंद्र सरकार आज लद्दाख में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले पा रही है? क्यों वहां के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको खत्म नहीं कर पा रही है? क्या इसकी मुख्य वजह चाइना है? नहीं नहीं नहीं, चाइना को तो आप, अगर चाइना से बचना है तो ही उनकी मांगे जायज है, उनको तुरंत आप पूरा कीजिए ना। भाई भारत सरकार ये कह के दिखाए कि वो अपनी गलत मांग कर रहे हैं, गलत तो मांग कर ही नहीं रहे। क्या कह रहे हैं वो? 6ठी अनुसूची में लीजिए, हमारी कल्चर, हमारी सारी चीजें बची रहनी चाहिए, उनको संरक्षण तो मिलना ही चाहिए। पूरे नॉर्थ ईस्ट में है नहीं क्या? है, होना चाहिए उनका भी। वो रोजगार मांग रहे हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, फिर कहां समस्या है आपको? जब कश्मीर एक था पूरे का पूरा, तो पूर्ण राज्य का हिस्सा नहीं थे क्या वो? पहले यूनियन टेरिटरी की डिमांड रही थी कभी, अब वो पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। आपने संसद के अंदर हाँ की है, फिर परेशानी का है? हु स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग दैट? आपकी अपनी विचारधारा, आपकी अपनी जो भी सोच रही होगी, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि लद्दाख कितना सेंसिटिव है। ये गेटवे हो सकता है चाइना के कभी भी, क्योंकि चाइना आपको पता है एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच उसकी हमेशा से इस तरह की रही है कि धक्काशाही करके, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं फिशिंग इन द ट्रबल्ड वाटर्स। आप थोड़ी सी दिक्कत में थोड़े से कमजोर हैं तो मैं उसका अवसर उठाने में, फायदा उठाने में कभी चूकता नहीं। तो हम ऐसी परिस्थिति ही क्यों क्रिएट होने, हम उसको टाइमली एड्रेस करें, हमारे ही तो लोग हैं वो। मैं तो ये कहता हूं कि उनको आप दिल्ली क्यों बुलाते हो? आप जाकर के वहां बात करके आओ ना, घोषणा करो वहां पर जो भी करनी है, फिर देखेंगे लद्दाख कैसे डेवलप करता है, कैसे फ्लरिश करता है। लेकिन वो तभी होगा ना जब आपकी पॉजिटिव सोच है, जब आप खुले दिमाग से बात करते हैं। शासन का मतलब पूर्वाग्रह नहीं होता, शासन का मतलब फ्यूचरिस्टिक होता है कि मेरा लॉन्ग टर्म का देश का भला किस बात में है। यहाँ के लोग अगर मुझसे जुड़ के रहेंगे तभी तो हम मिलकर विकास कर पाएंगे, और उनको आइसोलेट करके मेरा विकास हो जाएगा। मेरी राजनीति तो हो सकती है किसी कारण से, मेरा विकास नहीं हो सकता। और मैं इसलिए कहता हूं कि व्यक्तिगत हित देश से हमेशा बड़े होते हैं। ये तो सोचना ही पड़ेगा आपको।
ये जो धर्म की राजनीति, ये संप्रदाय की राजनीति, ये हर जगह पर। आपने 1947 से पहले इस देश का जो बंटवारा हुआ, उसके अंदर एक पार्ट था मुस्लिम लीग, जिन्ना, आपको ध्यान होगा जिस तरीके से। और जिन्ना के साथ भारत में बंगाल से लेकर के तमाम राज्यों में सहयोगी कौन था? गठबंधन। और वो आज देश के अंदर विभाजन विभेषण का दिवस मानते। तो वो तो आजादी से पहले का एक चैप्टर था, यानी कि पाप किया मैंने और दोष लगाता हूं मैं राम प्रकाश जी पे, कोई बात नहीं, वो हो गया। अब तो कम से कम उन नीतियों से बात आ जाइए। अब तो आपके 100 साल हो गए, 100वां साल होने जा रहा है, दशहरे में 100 साल के हो जाएंगे आप। कब तक विभाजन के ऊपर, आप कब तक वर्टिकल डिवीजन के ऊपर सियासत करते रहेंगे? इसका कोई लाभ नहीं है, ये आत्मघाती है। और ये पूरी दुनिया के तमाम एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, अकेले भारत का एग्जाम्पल नहीं। एक तरफ आपने वो किया, उसके अंदर आप एक हिस्सा थे। भाई जिन्ना का अलायंस पार्टनर कौन था? बता तो दे कोई। आज वो सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं। कैरेक्टर कभी डीएनए चेंज होता है क्या? समस्या तो ये है। लेकिन उसको कोई समझे तो कि मेरे से पिछली गलती होगी राम प्रकाश जी, आगे से मैं नहीं करूंगा और आगे से मैं देश की सोचूंगा, या केवल मेरी सत्ता बने रहने के लिए मुझे जो आए मैं करता रहूंगा। कभी तो आपको सोचना पड़ेगा ना अंतर्मन से कि भाई ये हो क्या रहा है और ये देश के लिए कितना खतरनाक है। आज जिन परिस्थितियों में देश खड़ा है, उसमें क्या बॉर्डर पे हम डिस्टर्बेंसेस, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, क्या हम उसको अफोर्ड करने की स्थिति में है? जवाब है ना। और अगर नहीं है तो उसको एड्रेस करना चाहिए। लेकिन सर, केंद्र सरकार की अगर हम लिहाज से बात करें तो जो हमारे देश का संविधान है, जो सरकार के दायित्व है, उसके हिसाब से तो भाई ये तय करना सरकार के अधिकार में है कि भाई अगर कोई राज्य किसी वजह से यूटी बनाया जा रहा है या कुछ भी हो, तो वो तो सरकार के लिहाज से उनका अधिकार है, वो अपने अधिकार के हिसाब से चला रहे हैं। मांगे जो है वो ठीक है कि भाई वहां के स्थानीय लोगों की मांगे हैं, लेकिन आखिर मैं दरअसल जो मेरा सवाल है मैं उसको फ्रेम शायद नहीं कर पा रहा हूं। मेरा बहुत सीधा सा मैं ये समझना चाहता हूं कि सरकार कह रही है कि वो अपना काम कर रही है, लेकिन वहां के लोग उस काम को नहीं मान रहे हैं। वहां के लोग जो मांग कर रहे हैं वो सरकार नहीं मान रही है। तो इसमें सही कौन है? नहीं, राम प्रकाश जी बहुत बहुत सही सवाल पूछ रहे हैं, आप सही फ्रेम भी कर पा रहे हैं। इसके पीछे का जो मंशा है वो कितनी पॉजिटिव है वो सोचिए। इसका केवल एक जवाब है कि मेरी एक राय है, आपकी एक राय है। ये दूर कब होगी, एक दोनों के वो समानता कब होगी? जब हम दोनों बैठ के बात कर लेंगे। तो बैठ के बात करने से ना तो वो मना कर रहे ना वो मना कर रहे, तो फिर कोई मुहूर्त निकलवाना है आपको? बैठिए, बात कीजिए, तय कीजिए, दो टूक बात कीजिए, ये डुएबल है ये नहीं है, ये तब डुएबल है। कई बार ये होता है कि आज कोई चीज आपने कही, हो सकता है आज ना हो पाए वो, उसके लिए हम समय तय कर ले, भाई 2 महीने में कर लेंगे, 3 महीने में कर लेंगे। लद्दाख में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम तो नहीं थी कम से कम, ये तो कल क्रिएट हुई। अब वहां पे कर्फ्यू। इस सारी स्थिति में जो इनपुट्स आ रहे हैं कि भाई जिस तरीके से जांच कराएंगे, फॉरेन हैंड, फला ये वो, ये आपको पहले नहीं दिख रहा था क्या? कुछ होने का इंतजार करते हैं आप, निकालना क्या चाहेंगे? बॉर्डर एरिया है वो, मणिपुर का उदाहरण आपके सामने है। अब भी अगर आप देखिए, नासमझ व्यक्ति कौन होता है? जो पिछली गलती से भी ना सीखे। मणिपुर की गलती से हमने सीख लिया क्या? अगर हमने मणिपुर की गलती से सीखा होता तो ये कल की घटनाक्रम नहीं होता। इनपुट तो सारे आए होंगे इंटेलिजेंस एजेंसी से। अब वहां पर आईटीबीपी से लेके सब सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस बिठा दिया आपने। ये हुआ क्यों? कभी इसकी भी तो जांच कर लीजिए। पहलगांव के अंदर जो कुछ हुआ था वो क्यों हुआ था, कभी उसकी तो जांच कर लीजिए। उस जांच में निकला क्या, कभी ये तो बता दीजिए। ये लोकतांत्रिक देश है भाई, यहाँ कोई भी चीज पर्दे में क्यों चल रही है सब कुछ? पहलगाम में आतंकी आ कैसे गए, घटनाक्रम के बाद छुप कैसे गए, इतने दिनों तक वो थे कहां? ऑल ऑफ ए सडन संसद की चर्चा से पहले वो मार दिए गए, उनके साथ मुठभेड़ हो गई, बहुत अच्छी बात है, उनकी पहचान भी आ गई, सब कुछ आ गई। इस दौरान का कार्यकाल उसके लिए जिम्मेदार कौन था? पहलगाम में जहां पर हादसा हुआ वहां पर सिक्योरिटी का लैप्स क्यों था? वहां पे पुलिस होमगार्ड क्यों नहीं थी? कोई भी कुछ नहीं, आईटीबीपी क्यों नहीं था? पैरामिलिट्री क्यों नहीं था? इन सवालों के जवाब जब तक आप ओपनली नहीं देना चाहेंगे, सीखेंगे कैसे? आपने मणिपुर से क्या सीखा? कि लद्दाख बने दिए, ये सीखा? तो फिर मणिपुर में तो प्रधानमंत्री जाते हैं, उनका भव्य स्वागत होता है और वहां से वो जब आते हैं तो बहुत खुश रहते हैं। वो तो कहते हैं कि मणिपुर पूरा एकदम जो है उससे क्या कुछ कह रहे थे, ट्वीट किया था उन्होंने बहुत ही भावनात्मक रूप से, और कितना सब बिल्कुल प्रसन्न हो गए थे प्रधानमंत्री। तो वहां जाके समर्थन में तो कोई कमी नहीं आई मणिपुर में। नहीं, प्रधानमंत्री जी की जिन इवेंट्स के जरिए जो सीन क्रिएट किया जाता है, अगर उसका 25% भी आपको मिल जाए उस तरीके का एंजॉय करने का, आप तो हो सकता है 10 साल तक अभिभूत रहे।
प्रधानमंत्री जी ने तो इन सालों में 11.5 साल में एक ही कॉज तो चैंपियन किया है, इवेंट्स और इवेंट्स की भव्यता, और उसको एक खास अंदाज में उसकी कवरेज, और उस कवरेज के अंदर मूल सवालों को गायब कर देना। यही तो है प्रधानमंत्री जी का। इसके अलावा भी कोई अचीवमेंट है? इतनी बड़ी से बड़ी राम प्रकाश जी चीजें हो गई, कोई चीज बाहर क्यों नहीं आने देते आप उत्तर कोरिया थोड़ी है यार, आप चाइना नहीं, आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री। आपके यहां हो क्या रहा है नोबडी नोस, क्यों हो रहा है नोबडी नोस, क्या हो रहा है ये भी नहीं पता लगने दे रहे आप। बता तो दीजिए ना भाई। गृह मंत्री जी इतने ऑल पावरफुल, प्रधानमंत्री जी के बाद नंबर 2 पे फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस भारी है, उन्हीं का तो काम होगा ये लद्दाख वाला, या किसी और का है? होम मिनिस्टर वो है, ये यूनियन टेरिटरी है। मणिपुर की जिम्मेदारी किसकी है? क्या गृह मंत्री जी चाहें तो एक पल में ये सारा जो कल मामला हुआ है, ये डिमांड्स मेट आउट नहीं की जा सकती? इसमें कौन सी ऐसी बात है कि जिसके लिए आपको सोचना पड़ेगा? बता दीजिए मुझे। या ऐसी कोई बात है जो राष्ट्र विरोधी हो? बता दीजिए आप। या कोई ऐसी मांग बता दीजिए जिसपे केंद्र सहमत ना रहा हो। तो केवल टाइमिंग का ही तो है। 6 साल तो आपने ऑलरेडी निकाल दिए। और यूथ देखिए, मैं आपको उस दिन भी एक चर्चा कर रहा था, यूथ राम प्रकाश जी सबसे पहले आपकी बातों में आके सबसे पहले आपसे जुड़ता है। क्यों? क्योंकि वो यंगस्टर है, उसका गर्म खून है, वो चीजों को उतना ज्यादा एनालाइज नहीं कर पाता, तो तुरंत आपकी मीठी मीठी बातों से आके जुड़ जाता है। और जब उसको एक लंबे समय तक अपनी चीजों का रिड्रेसल नहीं मिलता, वो जो आपने लॉलीपॉप्स मुझे दिखाए थे, जब उसका परिणाम नहीं मिलता, तो सबसे जल्दी एजिटेट भी वही होता है। आप इस बात को क्यों भूल रहे हैं? 11.5 साल से ये देश, सारे देश में यूथ मोदी मोदी के नारे लगा रहा है ना, इसमें कहां दिक्कत है? लेकिन अगर उनके जेन्युइन कंसर्न्स हैं तो आपको एड्रेस करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? आपने परसों मैंने और आपने बात की उत्तराखंड की पेपर लीक की, सारी बात की। आपको पता है वहां क्या बयान छपा आज मुख्यमंत्री का? सोच के स्तब्ध रह जाएंगे आप। वो भेजा है मैंने, आप दिखाइएगा उसको। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं वहां परीक्षा जिहाद है। सोच करके देखिए, मुख्यमंत्री आप हैं, आप मुख्यमंत्री है राम प्रकाश जी। पेपर मैं लीक कर रहा हूं, पहली बात तो मेरी हिम्मत कैसे हुई? और अगर मैं कर रहा हूं फिर आपको मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए या मुझे सजा मिलनी चाहिए? परीक्षा जिहाद कहां से आ गई? कहीं लव जिहाद, कहीं परीक्षा जिहाद, कहीं और जिहाद। आप ले जाना कहां चाह रहे हैं? आप 11.5 साल से राम प्रकाश जी इस देश की सरकार चला रहे हैं, और 11.5 साल के बाद आप क्या कहते हैं? बिहार में जाते हैं घुसपैठिए, और असम में जाते हैं घुसपैठिए। घुसपैठिए रोकने का काम किसका है? और घुसपैठियों को जो अंदर है उनको बाहर करने का काम किसका है? सबसे कमजोर प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहा करते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से वो है नहीं, आज वो नहीं है हमारे बीच में, डॉक्टर मनमोहन सिंह। 10 साल में उनकी सरकार ने 87,000 घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला। मोदी की ऑल पावरफुल डंका की सरकार ने 11.5 साल में 3700 घुसपैठिए निकाले, 3700 कुछ। और घुसपैठिए का नारा कौन लगा रहा है? जो उसके लिए जिम्मेदार है। ना आने के लिए भी मोदी जिम्मेदार, और देश में ना रहने देने के लिए भी मोदी जिम्मेदार। सबको निकालने की जिम्मेदारी इनकी है, और वोट मांगने घुसपैठिए पे, एज इफ घुसपैठिए इज एन अचीवमेंट। घुसपैठिए का आना भी दुर्भाग्यपूर्ण है, घुसपैठिए का देश में रहना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और सीएम कौन है? उनका। पीएम कौन है? उनका। और उसके बाद घुसपैठिए की राजनीति। आप केवल कल्पना करके देखिए। और इस देश में मीडिया उन पे सवाल नहीं उठा रहा है, इन पे सवाल उठा रहे राम प्रकाश राय। क्यों? क्योंकि वो अपने देश को प्यार करते हैं, देश के मूल को जानते हैं। और जैसे ही आप ये बात करते हैं, सारे राष्ट्र जो ट्रोल जितने हैं वो राष्ट्रवाद मुझे और आपको पढ़ाने आ जाएंगे, या जो 2-5-7 साथी उनको। ये सारा घटनाक्रम अगर आपने इसकी ठीक से कवरेज आने दी होती तो सरकार का भी ध्यान आकर्षित होता, और सरकार भी लद्दाख की सिचुएशन को एड्रेस करती। या पूरे का पूरा मीडिया तंत्र जो है सरकार का प्रोटेक्शनिस्ट कवर हो गया है क्या, कि वो कुछ दिखने ही नहीं देगा, चश्मा लगा देगा? तो ये चश्मा कहां लेके जाएगा देश को? ये बॉर्डरिंग एरियाज है मेरे भाई, सोचना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। फिलहाल लद्दाख का आंदोलन जो है वो हिंसक हो चुका है, ये सब हम लोग लगातार देख रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल फिर वहीं आकर के खड़ा होता है कि क्या जो रास्ता अभी सरकार अपनाती हुई दिखाई दे रही है, उस रास्ते से लद्दाख की शांति लौटेगी? सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके, एजेंसियों से जांच करा के, विदेशी फंडिंग साबित करके, क्या इससे लद्दाख की शांति लौट आएगी? क्या लद्दाख के लोगों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी? ये मुझे लगता है सरकार को भी फिर से विचार कर लेना चाहिए गंभीरता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद फिर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।